नमस्कार दोस्तों, मन का लाइव संपूर्ण में आपका स्वागत है। 26 दिसंबर को हुए स्कॉलरशिप टेस्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिनमें 1 से 50 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम 51 to 100 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 51 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो हमने पढ़ा था जब हम आयोग पढ़ रहे थे कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन है वो राज्य सरकार करती है, तो ये अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंपता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार। 52 नंबर का क्वेश्चन था कि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक में था 5 वर्ष 70 वर्ष, 5 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष 70 वर्ष और 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु। तो हमें पता है कि राज्य खाद्य आयोग का जो गठन था वो राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया गया था, और इसके जो राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है वो है 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 53 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। हम इसके ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। देखिए, उसमें पूछा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो हमें पता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग इसका जो आर्टिकल है वो है 338A। ठीक है, 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 में है ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और ये लगभग साथ ही बने थे, इसलिए इसका 2004 में इसका आंसर है बी, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जब हम लोग आयोग डिस्कस कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जितने भी संवैधानिक महत्वपूर्ण पद हैं लगभग सभी में जो उन सभी के अध्यक्ष या प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये भी एक संवैधानिक पद है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी जेल की निगरानी, मानव अधिकारों की सुरक्षा, मानव अधिकारों की सुरक्षा, और डी ऑप्शन है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो मानव अधिकार संरक्षण आयोग है वो रिकमेंडेशन कर सकता है, यानी सजेशन दे सकता है, लेकिन वो किसी को सजा नहीं दे सकता, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उसमें पूछा कौन सा कार्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण की शीर्ष थिंक टैंक संस्था है जो इनपुट प्रदान करता है। तो इसमें पूछा है कि नीति आयोग जो इनपुट प्रदान करता है वो कैसे इनपुट होते हैं, या तो वो डायरेक्टिव होते हैं, निर्देशकीय होते हैं, नीतिगत होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो हमें पता है कि जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक है भारत सरकार का एक, और वो निर्देशकीय यानी डायरेक्टिव और नीतिगत यानी पॉलिसी दोनों इनपुट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों प्रकार के। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमें पता है कि 1952 में भारत में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव हुए थे, इसलिए 1952 का सन भारत के इतिहास में इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत की प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 348। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का जब हम आयोग पढ़ रहे थे हमने आर्टिकल इसमें डिस्कस किए थे कि संघ लोक सेवा
जो है वो आयोग का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 315 से 323 जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल है, तो 315 से शुरू होता है ये तो आर्टिकल जो ऑप्शन है इसका बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 315 बी। 60 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। बहुत करंट का क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने कि दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार लेटेस्ट में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता। आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी में स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसके ऑप्शन है भारत, जर्मनी, फ्रांस और अर्जेंटीना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना। हम लोगों ने पढ़ा था पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। देखिए हम जब लोग बिटकॉइन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि बिटकॉइन जो होती है वो क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्या करती है, काम करती है। और दुनिया का पहला देश कौन सा है, हम लोगों ने उस समय पढ़ा था कि अल सल्वाडोर जो है दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन सिटी बनाने की क्या करी है, घोषणा करी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अल सल्वाडोर। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर कौन सी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। देखिए जनरली हम लोगों को ये तो याद रहता है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, क्योंकि इंदौर काफ़ी सालों से हमेशा अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए फर्स्ट नंबर पे। लेकिन कुछ की पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता है कि पहला ये कि सबसे शुरू में इंदौर को नहीं मिला था, सबसे शुरू में किसको मिला था, मैसूर को मिला था। फर्स्ट नंबर पर सबसे शुरू में जब स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2016 में तो मैसूर को मिला था, लेकिन इंदौर उसके बाद से हमेशा लगातार अपनी पोजीशन 1 बनाए रखे हुए। तो कौन सी बार था ये, तो ये था 5वीं बार, बी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता। ये अगेन करंट का क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमन जो गलगुट थे इन्होंने बुकर पुरस्कार जो जीता था इस साल का। इसका सही आंसर है सी, डेमन गलगुट। फिर हाल ही में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए 65, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर रखा गया है। देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, डेका, हेपी, मेटा या डोटे। तो हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूज़ में भी था बहुत ज़्यादा कि मेटा जो था वो नया नाम था फेसबुक का, साइन कुछ उसका लगभग इस तरीके का था, तो मेटा सही आंसर इसका हो जाएगा सी। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था। देखिए एमपीपीएससी में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी पूछे जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत फिर भी आसान क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था। ये बांग्लादेश में मैच खेला गया था, तो बांग्लादेश में खेला गया था, बांग्लादेश के ही खिलाफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। 147 गेंदों में लगभग 144 गेंदों में 117 कुछ रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज या हॉकी। तो इसका सही आंसर है सी, शतरंज। जो एस विजयलक्ष्मी हैं, जो ये इसमें विलय लक्ष्मी लिखा हुआ है, विजयलक्ष्मी जी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शतरंज। 68 अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। (1935) 68 नंबर का क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई थी। देखिए हमने जब संविधान पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। देखो केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची। हम लोगों ने 3 सूची पढ़ी थी, लेकिन कुछ विषय या विभाग या पोर्टफोलियो इन तीनों सूची में नहीं आते, उनको अपन बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेजिजुअल पावर बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये जो पावर्स होती हैं जो 1935 के अधिनियम द्वारा किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। इसका सही आंसर है सी, गवर्नर जनरल, ठीक है। सही ऑप्शन सी है, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं। देखिए आपको सिलेबस में 1919 से 1935 का अधिनियम बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि प्री में ये दोनों आपको अधिनियम दिए गए हैं। 1919 के अधिनियम में कौन सी बातें हैं हम लोगों को सही इसमें चुनना है। पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना सही है।
मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की स्थापना। देखिए हमने पढ़ा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रावधान था वो 1919 में नहीं था, 1909 मतलब 1909 में था, इसलिए 2 ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। ये पहला तो सही है। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सत्तर नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा? हम जब मेंस में पढ़ा था हम लोगों ने कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उसकी कई आधारों पर आलोचना भी की जा रही थी। उन आलोचनाओं में, तर्कों में 1-2 कारण ये थे कि उनका जो चुनाव था वो क्या था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। दूसरा, प्रांतीय सभाओं द्वारा वो लोग चुने गए थे, तो सीधे जनता ने उनको डायरेक्ट वोट तो नहीं डाला था, तो डायरेक्ट वोट वाला ऑप्शन गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय नॉमिनेशन जैसी इनके हाथ में पावर नहीं थी। भारतीय राज्यों के शासकों नामांकन द्वारा, देखिए ये भी नहीं था। और डी जो था, प्रांतीय सभाओं द्वारा, प्रांत से चुनकर जो संविधान सभा में मेंबर गए थे वो सदस्य शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 249 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि राज्य सरकार यदि सहमत हो जाएं तो वो राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती हैं। ठीक है, भारतीय राज्य सूची के विषय पर संसद, राज्यसभा यदि उस पर सहमत हो जाए तो, ठीक है, तो राज्यसभा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 249। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षण या संरक्षक है वो संरक्षण बनाया गया है? हमें पता है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक या संविधान के संरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 50, 1951, 1955, 1958। हमें पता है कि 9वीं अनुसूची जो लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार से संबंधित थी, वो जो अनुसूची थी वो 1951 में लाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। और ये साथ ही लैंड रिफॉर्म्स तो था ही, ये प्रथम संविधान संशोधन भी था, इसलिए इसका सही आंसर है बी, 1951। 74 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ग्राम सभा का अभिप्राय। देखिए हम लोग जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत से कैसे अलग है। तो ग्राम सभा में जितने पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतलब 18 साल से ऊपर के जितने भी मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 74 का आंसर है सी। अब अपने को 75 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करना है। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? वर्षा, मौद्रिक नीति, राजनीतिक अस्थिरता और जो उपरोक्त सभी। तो हमें पता है सेंसेक्स बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। बारिश कम ज़्यादा हो जाती है तो भी सेंसेक्स ऊपर नीचे हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यदि डिसाइड करता है तो भी, राजनीतिक यदि कोई अस्थिर प्रधानमंत्री या सरकार बन जाती है तब भी सेंसेक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वर्षा, मौद्रिक नीति, राजनीतिक अस्थिरता, तीनों जो है सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? बैंकों का बैंक, हमें पता है ऑब्वियसली पहले से पता है कि बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को। क्रेडिट नियंत्रक, साख नियंत्रक की भूमिका निभाता है, विदेशी मुद्रा को रखता है, फॉरेन जो करेंसी उनको रखता है, और कृषि विकास के लिए प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष आरबीआई कभी भी ऋण किसी को नहीं देता है प्रत्यक्ष रूप से। तो कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना ना आरबीआई के हाथ में ना नाबार्ड के हाथ में, ये भी पढ़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है?
1 जुलाई से 1 जून, 1 अप्रैल से 30 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून और 1 जनवरी से 31 दिसंबर। देखिए आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष था पहले जो था वो कृषि वर्ष को फॉलो करता था, ठीक है। कृषि वर्ष मतलब 1 जुलाई से 30 जून वो होता था एक समय में, तो पिछले साल लेकिन ये चेंज हो गया है, इसको अपना जो वित्त वर्ष है फाइनेंशियल ईयर उसके अकॉर्डिंग इसको कर दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग करने के बाद अब इसका जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये इसमें गलत है, इसको 31 मार्च कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका सही है 31 मार्च, ठीक है, ये 31 मार्च है। नेक्स्ट जो 78 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि न्यू इंडिया @75 डॉक्यूमेंट रणनीति में प्रयोग न्यू इंडिया @75 डॉक्यूमेंट रणनीति में प्रयोग ग्राम स्तरीय खरीद केंद्रों की सिफारिश किस संस्था ने की थी, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा सेट कर रहा था। तो इसका ऑप्शन है ए कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग या डी स्वामीनाथन आयोग। तो हमें पता है कि नीति आयोग ने ये डॉक्यूमेंट पेश किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नीति आयोग, ठीक है। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपक्षय और लैक्टिक एसिड का संचय। देखिए हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज की यदि कमी होती है तो हमें थकान अनुभव होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और लैक्टिक एसिड यदि जमा हो जाता है तो मांसपेशियां क्रैप हो जाती हैं, इसलिए अपन इसका यदि मांसपेशियों के क्रैप होने का कारण पूछता तो लैक्टिक एसिड आता, लेकिन चूंकि इसमें थकान होने का अनुभव होने का कारण पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ग्लूकोज का अपक्षय। नेक्स्ट, पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्यावरण की डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन से आप अलग ही समझ सकते हैं कि डेफिनेशन किसकी होगी। अर्नेस्ट हैकेल किसी व्यक्ति की तो हो नहीं सकती, रामदेव मिश्रा अपने आगे पर्यावरणविद हैं, यूएनईपी नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ने ये परिभाषा पेश की थी पर्यावरण की, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी। सर्वप्रथम मतलब पहली बार पूछ रहे हैं। देखिए लेटेस्ट हम लोगों को जनरली याद होता है, लेटेस्ट कब आई थी, 2017 में आई थी, लेकिन इसमें कुछ पूछा है सर्वप्रथम पहली 1950, 1983, 1990 या 2002। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी वो 1983 में लाई गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। ये तो एमपी का क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा है इंदौर, हैदराबाद, कोयम्बटूर नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंदौर, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है ये राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंदौर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली सना मरीन किस देश की हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कि फिनलैंड जो है वहाँ सना मरीन जो प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र की जो थी प्रधानमंत्री थी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी फिनलैंड। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश किस सिफारिश मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन है, प्रशासनिक सुधार आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति, गोरेवाला समिति और संथानम। एक दो क्वेश्चन ऑप्शन तो इसमें वैसे ही हट गए, जैसे दिनेश गोस्वामी तो चुनाव सुधार के लिए गठित समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं, बहुत क्या बोलते हैं बाद में बना था 66 के आसपास पहला वाला, गोरेवाला नहीं, संथानम समिति 1964 में बनी थी। और ये इस समिति की सिफारिश पर जो था केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964। ये क्वेश्चन मेंस में भी आया था पिछले साल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी संथानम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए पहले से ही पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग।
ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1930। मतलब ये चारों एक्ट दिए, इनमें से किस एक्ट के तहत हुई थी? हमें पता है कि 1926 में जो था लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1926 में यदि स्थापना हो रही है तो ये उस समय के लेटेस्ट एक्ट के अनुसार हो रही होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब 1919 के अधिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा सी 1919। G2C का मतलब, ठीक है, आपको जो इस साल सिलेबस में जुड़ा हुआ है वो रोबोटिक्स और ई कॉमर्स वगैरह ये सब जुड़ा हुआ है। तो G2C में बहुत सिंपल, पहले ही पेज पर यदि हम देखें और पहली चीज़ कॉन्सेप्ट में ये आती है कि G2C का मतलब क्या होता है। G का मतलब होता है गवर्नमेंट, C का मतलब होता है सिटीजन, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गवर्नमेंट टू सिटीजन। 86, 87 है। स्वान का अर्थ है, स्वान मतलब अब रेगुलर जो है MPPSC में फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। स्वान का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्टेट वाइड, ए नहीं है सॉरी, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। सी इसका सही आंसर है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ आर्टिफिशियल लिखा हुआ है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है स्वान का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? सूचनाओं को भेजने के लिए हार्डवेयर का समूह, इंटरनेट पर सूचनाओं को भेजने के लिए नियमों का एक समूह, सूचनाओं को संग्रहित करने वाला सॉफ्टवेयर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है बी, इंटरनेट पर सूचनाओं को भेजने के लिए नियमों का समूह, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबीर भाटिया का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। हॉटमेल हमें पता है, हॉटमेल के जो संस्थापक हैं वो सबीर भाटिया हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हॉटमेल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कि अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका क्या है? हम लोग डे टू डे लाइफ में देखिए बुकमार्क रखने का काम करते हैं। जैसे भी हमको साइट चलाते हैं, बुकमार्क उसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें वो साइट जल्दी मिल जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी बुकमार्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है न्यूमेटिक संबंध, न्यूमेटिक का संबंध। देखिए रोबोटिक्स जब हमने पढ़ा था तो न्यूमेटिक हमने पढ़ा था। न्यूमेटिक में हमने पढ़ा था कि जो न्यूमेटिक है वो एनर्जी सोर्स होता है। तो सही आंसर उसका हो जाएगा एनर्जी सोर्स। हालांकि इसमें कई बार ये प्रचालक से संबंधित, प्रचालक को बोल रहे हैं अपन, ऑपरेटर या प्रमोटर, इनसे संबंधित डाउट होता है। लेकिन न्यूमेटिक जो हमने पढ़ा था वो होता है ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स रोबोटिक्स में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट, एलेक्सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलेक्सा संबंधित है गूगल से, अमेजन से, माइक्रोसॉफ्ट से, सैमसंग। सबको पता है कि एलेक्सा जो है अमेजन से संबंधित है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमेजॉन। 93 नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, फिजिकल लेबोरेटरी पूछ रहे हैं। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं है ये, ठीक है। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला हमें पता है कि नई दिल्ली में स्थित है। देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं अपन लोग। ऑप्शन क्या है इसके? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली, फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मेरा MERA इंडिया अभियान शुरू किया था? तो हमें पता है कि मलेरिया का जो उन्मूलन, जो टारगेट था भारत सरकार ने 2030 रखा था और मलेरिया उन्मूलन के लिए ही मेरा इंडिया अभियान शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मूंगा चट्टान, मन्नार, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए जब इंडिया का मैप हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखिए यहाँ पर है मन्नार, खंबात है यहाँ पर गुजरात के पास में, फिर है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमें पता है कि देखिए जो लक्षद्वीप है ये तो पूरा प्रवाल से बना हुआ है, मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। फिर मन्नार भी बना हुआ है, मन्नार हमने पढ़ा हुआ था, अंडमान निकोबार द्वीप ये सब पढ़ा। लेकिन खंबात क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए नर्मदा, ताप्ती, बहुत जो मूंगा के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं खारा पानी। लेकिन यहाँ पर स्वच्छ जल भी यहाँ पर मिल जाता है पास में, तो इसलिए खंबात की जो खाड़ी है वो मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी खंबात की खाड़ी। 96 नंबर, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है सामान्य ताप और दाब पर? यह पूछा गया है। तो इसका होता है कितना?
22.4 लीटर। हम लोगों ने इसमें पढ़ा है केमिस्ट्री में कि 22.4 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 97 नंबर का है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है। देखिए बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है। ठीक है, तो मिट्टी के घड़े में क्यों ठंडा होता है पानी, तो हम सभी को पता है कि मिट्टी के घड़े में जो होते हैं वो होते हैं छिद्र, है ना। छोटे छोटे घड़े में जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छोटे छोटे छिद्रों से पानी क्या होता है, रिसता रहता है। छोटे छोटे छिद्रों से पानी रिसता रहता है और बाहर निकलने के बाद वो भाप में बदल जाता है। तो अंदर की गर्मी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और अंदर का पानी कैसा हो जाता है, ठंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन तो हमें पता है, ऊर्ध्वपातन जिसमें वो ठोस बिना गैस में बदले, बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसको अपन ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। 20 का सही आंसर है वाष्पीकरण। 98 नंबर का क्वेश्चन है कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि बीजिंग में जो थे शीतकालीन जो खेल थे वो आयोजित किए जाएंगे, मतलब ठीक है ना। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बी, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक जो है किसने लिखी है, करंट का क्वेश्चन है ये। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ए एम वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, शशि थरूर और हरीश साल्वे। इसका सही आंसर है बी, हामिद अंसारी। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नागालैंड, मिजोरम, असम और मेघालय। हमें पता है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल या त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है, और ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, उस पक्षी के नाम पर इस त्यौहार का नाम रखा गया है, फेस्टिवल का नाम रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। इस मन का लाइव से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही आगे की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।